पिता मतलब एक अनजानी शांति का एहसास, पिता मतलब निडर होने का आश्रय। लेकिन अगर वही पिता बन बैठे अपने ही औलाद की जिंदगी का जानी दुश्मन और खुद को बचाने के लिए जब एक पिता अपने औलाद को भी मारने के लिए विचलित ना हो, कैसा हो सकता है उस औलाद का जीवन। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जहां एक तरफ जब उसका पिता होता है उसका दुश्मन, वही दोस्त बन खड़ा होता है एक अनजान शख्स। जानने के लिए कहानी पूरी सुने। आज मूवी स्ट्राइप के इस सफर में है 2023 की कोरियन थ्रिलर मूवी द चाइल्ड, डायरेक्टर पार्क हुन जोंग, IMDb 6.8। तो कहानी शुरू करें। कहानी शुरू हुई फिलीपींस के एक गोडाउन से, जहां दो गुंडों ने एक आदमी को बंदी बनाकर रखा हुआ है और वो दोनों गुंडे क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, जिसने ही असल में ये किडनैप करने को कहा था। कुछ समय बाद जब वो क्लाइंट उस गोडाउन में आया तो उसने देखा कि कोई एक ने उस आदमी सहित सभी किडनैपर की हत्या कर दी है। ये देख जब वो क्लाइंट वहाँ से भागने गया तभी वहाँ आता है सुपर किलर किम, जो कि एक खतरनाक किलर है। पैसों के बदले लोगों को मारना ही उसका पेशा है। किम बहुत ही बेरहमी से उन लोगों को मारने लगा। एक ही पल में वो पूरा इलाका शमशान में बदल गया। ये देख ऐसा लग रहा है कि लोगों को मारना तो उसके बाएं हाथ का काम है। अब इसके बाद फिलीपींस के एक फाइट क्लब में इलीगल फाइट हो रही है, जहां पार्टिसिपेंट में है एक 24 साल का लड़का मार्को। मार्को बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर रहा होता है। ठीक तभी किम को भी उस बॉक्सिंग क्लब में देखा गया, जो दूर से मार्को को फॉलो कर रहा है। मैच जीत मार्को के घर आने पर पता चला कि उसकी माँ एक भयानक बीमारी से जूझ रही है। माँ के इलाज के लिए ही मार्को ऐसे इलीगल बॉक्सिंग क्लब में फाइट्स करके पैसे कमाता है। अगले दिन मार्को किम्स कोपिनो चाइल्ड होम नाम के एक अनाथ आश्रम पहुंचा अपने बाबा के बारे में पता लगाने के लिए। मार्को कई सालों से अपने बाबा की खोज चला रहा है। जन्म के बाद से ही उसने अपने बाबा को नहीं देखा। असल में मार्को के बाबा एक कोरियन है और माँ फिलीपींस। मार्को के पैदा होते ही माँ को छोड़ उसके बाबा कोरिया चले गए, जिसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आए। हर बार की ही तरह मार्को उस अनाथ आश्रम से हताश होकर लौट आया। वहाँ से निकलकर मार्को अपने रोज के एक बार क्लब में बैठकर ड्रिंक्स करते करते बॉक्सिंग मैच पर बेटिंग कर रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आकर उसके माँ के बारे में पूछता है। बातों बातों में उस आदमी ने कहा कुछ दिन में वो एक सोने की दुकान में डकैती करने वाला है, इसलिए मार्को भी उसके साथ जाए, जिसके लिए वो उसे बहुत सारे पैसे देने को राजी है। पहले मार्को के ना कहने के बाद भी वो आदमी उससे जोर जबरदस्ती हाँ करवाने की कोशिश करता रहता है। तो मार्को ने कह दिया कि वो इस बारे में सोचकर देखेगा। पर सच कहे तो माँ के इलाज के लिए मार्को को अभी पैसों की सख्त जरूरत थी, तो मार्को ने इस काम के लिए हाँ कह दिया। हालांकि उसका बस काम था कि उस दुकान की इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट देना। तो प्लान के मुताबिक रात में उस आदमी ने मार्को को एक बंदूक के साथ वहाँ भेजा। लेकिन दुकान का लॉक खोलते वक्त मार्को को एहसास हुआ कि शायद वो पकड़ा जा चुका है, और पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे गुंडे इकट्ठे हो गए हैं। मार्को के बॉक्सर होने पे वो सभी के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ वो अकेले लड़ाई नहीं कर पा रहा। जान बचाने के लिए मार्को वही बंदूक निकाल कर सभी को डराने लगा, लेकिन उस बंदूक में एक भी गोली नहीं होती। ये देख मार्को के वहाँ से दौड़कर भागते वक्त वो एक गाड़ी से जा टकराया। कहे तो उसका एक छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है। अब गाड़ी से एक सुंदर लड़की निकल कर आई। उस लड़की को देखने के साथ ही वो सभी गुंडे वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद वो लड़की मार्को को लेकर अस्पताल आ पहुंची, जहां उसका सिटी स्कैन से लेकर ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ टेस्ट कर अगले दिन डॉक्टर ने मार्को को डिस्चार्ज कर दिया। मार्को के वहां से निकलते ही ऐसे वक्त में वहां फिर से वही लड़की आती है। वो खुद को योंजो नाम बताकर मार्को से पूछती है, तुम क्या एक कोपिनो हो? ये सुनकर मार्को थोड़ा गुस्सा हो गया, लेकिन क्यों? असल में कोपिनो उन्हें कहा जाता है जिनका बाप कोरियन और माँ फिलीपींस के रहने वाले होते हैं, और फिलीपींस लोगों के लिए कोपिनो शब्द एक श्राप की तरह है। वो इस शब्द को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, इसलिए मार्को भी बहुत गुस्सा हो जाता है। अब योंजो इस छोटे से एक्सीडेंट के सेटलमेंट के लिए मार्को को कुछ पैसे देती है। मार्को भी कुछ ना बोलकर उन पैसों को रख लेता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत तो है। अस्पताल से निकलते ही मार्को को अनाथ आश्रम से फोन आया। मार्को के तुरंत वहां पहुंचने पर आश्रम के अंकल ने बताया कि इतने सालों बाद मार्को के बाबा अचानक उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन मार्को को अपने बाबा से मिलने के लिए साउथ कोरिया जाना होगा। वहां जाने के लिए अंकल उसे एक फोन कार्ड और कुछ पैसे देते हैं। पैसे लेकर घर पहुंचने की कुछ देर बाद ही उसके बाबा के भेजे गए एक वकील मार्को के घर आता है।
और इधर मार्को के घर की कुछ दूरी पर बैठकर किम ये सब कुछ देख रहा होता है। मगर किम हर वक्त मार्को के पीछे क्यों पड़ा है, ये सच जानकर आप लोगों का भी सर चकरा जाएगा, मगर इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। खैर, बाबा की ओर से भेजे गए वकील मार्को का उसका पासपोर्ट वीजा दिखाकर बोला, तुम्हें आज रात के ही फ्लाइट से हमारे साथ कोरिया के लिए निकलना होगा। इतने सालों से अपने बाबा से मिलने की बेसब्री लिए मार्को कोरिया जाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ कोरिया में मार्को के सौतेले भाई हान अस्पताल में बाबा की देखभाल कर रहा होता है। इधर फ्लाइट से जाते वक्त मार्को मूवी देख रहा है। ठीक तभी किम उसके पास आकर खड़ा हुआ और बहुत ही अजीब तरीके से उसे देखते हुए उसके सामने कुछ सवाल करता है। अचानक किसी ने आकर तुम्हें कहा कि तुम्हारे बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं और रातों रात उन्होंने तुम्हारा पासपोर्ट वीजा सब तैयार करके तुम्हें दे दिया। ये बात तुम्हें कुछ अजीब से नहीं लगी? तुम क्या जानते हो मार्को, तुम्हें दूसरे देश क्यों ले जाया जा रहा है? मार्को ने पहले इन सब बातों पर गौर नहीं किया था, लेकिन अब किम की बात सुनकर वो भी चिंता में पड़ गया। मार्को को चिंता में देख किम उसके कान में धीरे से कुछ कहता है, जिसे सुनकर मार्को का चेहरे पर आतंक छा गया। धड़कनें तेज हो गई और यहाँ किम अजीब तरह से हंसते हंसते अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अब फ्लाइट कोरिया में लैंड करती है, जहाँ उसके बाबा के आदमी मार्को को ले जा रहे हैं और तभी देखते हैं कि ऊपर एक लड़की मार्को को अजीब नजरों से देख रही है, जो कि कोई और नहीं मार्को की सौतेली बहन गोयोंग है। वही गोयोंग के साथ योंजू भी खड़ी है, जिसकी गाड़ी के साथ मार्को का फिलीपींस में एक्सीडेंट हुआ था। योंजू ने गोयोंग को एक बॉक्स दिया। उसकी बातों से समझ आ रहा है कि सोने की दुकान में डकैती से शुरू कर अस्पताल में सभी टेस्ट, ये सब कुछ गोयोंग और योंजू का प्लान था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये आप कुछ ही देर में जान जाएंगे। अब यहाँ मार्को के एयरपोर्ट से निकलते ही किम को भी उसी एयरपोर्ट में देखा गया। गाड़ी से जाते समय मार्को बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। बार बार उसे किम की ही बातें याद आ रही है और इधर किम भी तेजी से मार्को की गाड़ी को फॉलो कर रहा होता है। मार्को किम को वहाँ देखकर एकदम ही हैरान हो गया। कुछ समझने से पहले ही मार्को की गाड़ी में बैठे ड्राइवर सहित बाकी लोगों की किम ने गोली मारकर हत्या कर दी। कंट्रोल खोकर गाड़ी जंगल के अंदर जा घुसी और किम वहाँ भी चला आया। मार्को आधे होश में किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ डायरेक्टर हान के पास ये खबर पहुँचते ही उसने अपने लोगों को तैयार रहने को कहा मार्को को पकड़ने के लिए। घने जंगल के बीच किम के हाथ में बंदूक देख मार्को की जान सूख आई। डरते डरते मार्को ने सवाल किया, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? हंसते हंसते किम बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ये जो तुम मुझे लोगों को मारते हुए देख रहे हो, यही मेरा पेशा है। मार्को ने फिर पूछा, तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो और भला मुझे यहाँ लाया ही क्यों गया है? ये सुनकर एक नरम सी आवाज में किम बोला, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है, इसकी वजह तो मैं तुम्हें पहले ही प्लेन में बता चुका हूँ, जो कि उसने ये कहा था, तुम्हें कोरिया ले जाया जा रहा है मारने के लिए। किम के हाव भाव देख मार्को जंगल के रास्ते तेजी से भागने लगा। ये देखकर किम को बड़ा मजा आता है और मार्को को पकड़ने के लिए वो भी उसके पीछे दौड़ता है। मार्को जंगल के रास्ते किम से बचने के लिए रोड तक पहुंचा ही था कि पीछे से किम अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे पड़ गया। किम को देख ऐसा लग रहा है कि मार्को को ऐसे जान बचाने के लिए चूही की तरह भागता देख उसे बहुत ही मजा आ रहा है। रोड पर भागते भागते और कोई रास्ता न देख मार्को फ्लाईओवर से नीचे कूद पड़ा। किम उसे देख वो भी कूदकर फिर से मार्को का पीछा करता है और मार्को के पीछे दौड़ते दौड़ते उसके चेहरे पर एक अजीब ही किस्म की हंसी है, जिसे देखकर ही समझ आ रहा है कि मार्को जो ऐसे डर रहा है जैसे कि ये उसके लिए एक बहुत ही मजे की चीज हो, क्योंकि वो है एक साइको किलर और साइको किलर को ये देखकर बड़ा ही सुकून और मजा आता है कि लोग उनसे डरते हैं। इतने में बारिश शुरू हो गई। किम को भीगना बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए उसने मार्को का पीछा करना बंद कर दिया। दूसरी ओर डायरेक्टर हान डॉक्टर को परमिशन देता है उसके बाबा के ऑपरेशन की तैयारी शुरू करने के लिए। अब मार्को भागते भागते एक फोन बूथ के पास आ पहुंचा। उसके पास रखा वकील के कार्ड पर फोन कर उससे मदद मांगता है। फोन के दूसरी तरफ योंजू बोली कि वो उसे लेने आ रही है। इसके बाद उसके फिलीपींस अनाथ आश्रम के अंकल को फोन करने पर अंकल ने बताया कि मार्को की माँ को कुछ दिक्कत हो गई है, लेकिन क्या हुआ है ये जानने से पहले ही मार्को ने देखा कि किम गाड़ी लेकर उसी फोन बूथ की तरफ आ रहा है। अब किम को देख मार्को फिर से वहाँ से भागता है। किम भी अपनी गाड़ी लिए उसका पीछा करने पर गली का रास्ता बहुत ही सकरा होने की वजह से किम की गाड़ी अटक जाती है।
किम फिर भी गाड़ी से निकलकर मार्को का पीछा करता है। वो मार्को को लगभग पकड़ ही चुका था, जो कि मार्को एक बॉक्सर है। उसने किम को जोर का पंच मारा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसी बीच अचानक योंजू की गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचने पर वो मार्को को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल गई। मार्को उसे देखकर दंग रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? योंजू बोली। थोड़ा सब्र करो, समझ जाओगे। जब वो मार्को को लेकर जा रही होती है तब डायरेक्टर हान भी अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर मार्को को पकड़ने के लिए निकला है। योंजू जानबूझकर अपनी गाड़ी का हेडलाइट ब्लिंक कर डायरेक्टर हान की नजर अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे दिखाती है कि मार्को तो उसके साथ है। ये देख हान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा और डायरेक्टर हान को अपने पीछे आता देख योंजू ने कहा, पीछे वो तुम्हारा सौतेला भाई हान है जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। ये सब देख मार्को बेहद घबरा गया। नई जगह, नए लोग, इन सब के बीच बेचारा तो समझ ही नहीं पा रहा कि ये सब आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जब हान योंजू का पीछा कर रहा होता है तब उसी वक्त उनके बीच आ जाता है किम और हान को वो पीछे छोड़ योंजू की गाड़ी के पास पहुंच गया। मगर यहाँ योंजू भी कुछ कम नहीं, उसे बातों में भुलाकर सामने से आती एक ट्रक के साइड ढकेल देती है। किसी सूरत में किम खुद को ट्रक से टक्कर होने से बचा लेता है और इसी मौके में योंजू मार्को को लेकर जंगल के अंदर आती है। मार्को अब जानना चाहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी बात पर योंजू हंसते हुए बोली, क्यों, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें कोरिया लाया गया है क्योंकि तुम्हारे बाबा मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं। तुम्हारे बाबा को हार्ट की जरूरत है, तो कोमा में जाने से पहले तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे बाबा की सारी संपत्ति तुम्हारी सौतेली बहन के नाम लिखवा ली है। इसीलिए तुम्हारे बाबा के मरने के साथ साथ ही ये सारी संपत्ति गोयोंग और उसकी माँ को मिल जाएगी। इसीलिए तुम्हारे भाई हान और तुम्हारे बाबा ने मिलकर प्लान कर तुम्हें कोरिया लाया है ताकि तुम्हारा हार्ट उनके में ट्रांसप्लांट करके उन्हें बचाया जा सके। इससे ही सारी संपत्ति तुम्हारी बहन के हाथों से वापस लिया जा सकता है। मार्को की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किसी भी हाल में ये मानने को ही नहीं तैयार है कि उसके बाबा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसे संभलने से पहले ही एक और बाज उसके सर पर आ गिरा। अब योंजू मार्को के सर पर बंदूक तानकर बोली, मार्को, तुम्हें तो मरना ही होगा, या तो अपने पिता को अपना दिल देकर या मेरे बंदूक की गोली खाकर, क्योंकि तुम्हारी सौतेली बहन ने तुम्हें मारने के लिए मुझे पैसे दिए हैं ताकि तुम्हारा दिल तुम्हारे बाबा तक पहुंचने से पहले ही बंद हो जाए। अब मार्को मन ही मन सोचता है, उसके बचने के सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। तभी किम वहां पहुंच गया। किम और योंजू के बीच फाइटिंग शुरू होने पर मार्को जंगल के रास्ते भागने लगा। योंजू मार्को को मारने के लिए जैसे ही गोली चलाती है, किम योंजू को ही खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मार्को भागते भागते जब मेन रोड पहुंचा तो हान से जा टकराया। ये जानने के बाद भी कि हान उसे खत्म करना चाहता है, उसका मनोबल इतना ही टूट गया था कि वो और भागने की कोशिश तक नहीं करता। अब हान मार्को को उसके बाबा के पास ले आया और एक अच्छा इंसान होने का नाटक कर उसके साथ सेल्फी खिंचाता है। लेकिन सब कुछ अब अपनी आंखों के सामने देख वहाँ से भागने की कोशिश करने पर हान के आदमियों ने उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद हान ने डॉक्टर को ऑपरेशन शुरू करने का ऑर्डर दिया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने से पहले ही मार्को के हल्के होश आने पर सीनियर डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया देने को कहा। अब मार्को को इंजेक्शन देते वक्त असिस्टेंट डॉक्टर का अचानक पैर फिसलने की वजह से वो सीनियर डॉक्टर के ही ऊपर आ गिरा और गलती से वो इंजेक्शन सीनियर डॉक्टर के शरीर में चुभने से वो वही बेहोश हो गए। इससे ऑपरेशन थिएटर में हलचल शुरू होने पर देखा गया कि वो असिस्टेंट डॉक्टर असल में कोई और नहीं किम होता है, जो भेष बदल कर यहाँ आया था। अब वो यहाँ मार्को को मारने आया है या उसे बचाने, इस राज से पर्दा थोड़ी ही देर में उठेगा। अब किम के वहाँ मौजूद हान के सभी बॉडीगार्ड्स को मारने पर हान सीसीटीवी कैमरा से ये सब कुछ देख पाता है। इसी बीच मार्को को भी पूरी तरह से होश आ गया। किम बोला, चलो जल्दी करो, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। लेकिन मार्को अपने बाबा को वहाँ देख भावुक हो उठा। आप एक कैसे पिता है जो खुद के औलाद को मारकर अपनी जान बचाना चाहते हो? मार्को की बातें सुन किम का भी दिल बैठ गया। लेकिन इतने में डायरेक्टर हान अपने आदमियों को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले आने पर मार्को डर कर किम से कहने लगा, अब हम कैसे यहाँ से भागेंगे? किम ने जवाब में कहा, ये तो तुम जानो,
किसने कहा था ऐसे एक तनावपूर्ण स्थिति में जहाँ जान जाने वाली है भावुक होने को। मगर किम ये भी जानता है कि मार्को हान के लिए अभी बहुत ही जरूरी चीज है। इसीलिए वो मार्को के सर पर बंदूक रख ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। अब किम ने हान से कहा, मैं मार्को को तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन बदले में मुझे $10 मिलियन ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं मार्को को यहीं पर खत्म कर दूंगा। कोई और रास्ता न देख हान किम को रकम देने को राजी हो गया। लेकिन ठीक तभी गोयोंग योंजू के दिए उसी बॉक्स से बंदूक लेकर अस्पताल आ पहुंची। अब वो मार्को पर गोली चलाने ही वाली होती है। इतने में किम ने उसे देख लिया और किसी तरह वो मार्को को लेकर ऑपरेशन थिएटर में घुस गया। ये देख हान के आदमी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि उनकी गोली हान के बाबा को भी जा लगी। इसी मौके पर किम हान को ब्लैकमेल करता है। मजबूर होकर हान ने किम को पैसे दे दिए और रकम ट्रांसफर होते ही किम मार्को को हान के हाथों में दे देता है। यहाँ मार्को हैरानी से किम की ओर देखता है, क्योंकि थोड़ा ही सही वो किम पर भरोसा करने लगा था। जब हान के आदमी मार्को को ले जा रहे थे, तब किम फिलीपींस भाषा में कहता है, दोस्त तुम फिक्र मत करो, मैं अभी भी जिंदा हूँ। अब किम वहाँ से निकल रहा है कि इतने में हान ने उसके सर पर बंदूक रख दी। किम बोला, अच्छा तो मैं समझ गया, तुम लोग मेरा असली रूप देखकर ही मानोगे, है ना? और इतना कहते ही किम वहाँ एक एक कर सभी को मारने लगा। किम और हान के आदमियों के बीच एक जबरदस्त फाइटिंग के बाद किम ने सभी को मार डाला, यहाँ तक कि हान को भी। किम मार्को को लेकर वहाँ से निकलने पर गोयोंग उनके रास्ते में बंदूक लिए खड़ी हो गई। मैं नहीं चाहती कि भविष्य में मार्को मेरे रास्ते का कांटा बने। ये सुनकर मार्को ने उसे एक थप्पड़ मारकर कहा, मैं बिना खाए मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पाप का पैसा मुझे नहीं चाहिए। गोयोंग किम से पूछती है, मार्को को मारने के लिए तुम कितने पैसे लोगे? किम ने हंसकर कहा, मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि तुम ऐसे परिवार का हिस्सा नहीं हो। ये सुनकर मार्को एकदम ही भौचक्का रह गया। मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, मतलब क्या? किम ने हंसते हुए कहा, अरे तुम्हें तो असली कहानी ही नहीं बताना हुआ। और अब वो उसे असली सच्चाई बताना शुरू करता है। युनजो एक दिन फिलीपींस में किम के पास एक तस्वीर लेकर आती है, जहाँ उसने बताया कि इस तस्वीर में इस महिला और उसके बच्चे को कोरिया के एक बड़े बिजनेसमैन यानी डायरेक्टर हान ढूंढ रहा है। तस्वीर में ये बच्चा उसके बाबा की नाजायज औलाद है, और चूंकि उसके बीमार बाबा को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ऐसा एक इंसान की जरूरत थी जिसके साथ उसके बाबा का डीएनए मैच कर जाए। इसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट कर वो अपने बाबा को बचा सकता है, और फिर पूरी संपत्ति वो अपनी सौतेली बहन से छीन लेगा, जो कि उसकी सौतेली माँ और बहन ने धोखे से अपने नाम करवा लिया था। युनजो ने किम से कहा था कि अगर वो उसे इस लड़के को ढूंढने में मदद करेगा तो वो उसे भी कुछ परसेंटेज देगी। और इसी के बाद ही किम के दिमाग में एक प्लान बुनने लगा। मूवी के शुरू में हमने जिस अनाथ आश्रम को देखा था, किम्स कोपिनो होम केयर सेंटर, वो असल में किम का ही है। किम ने उस अंकल को बताया कि मुझे एक मजबूत सामर्थ्य लड़के की जरूरत है, और वो एक कोपिनो होना चाहिए जिसे लेकर मैं कोरिया जाऊंगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे कोरिया ले जाऊंगा और उसे सही सलामत वापस ले भी आऊंगा। तभी अंकल ने उसे मार्को के बारे में बताया। फिर किम बॉक्सिंग क्लब चला आया मार्को को देखने। उसे देख उसने तय कर लिया कि वो मार्को को ही उसका सौतेला भाई बनाकर कोरिया ले जाएगा, और इसीलिए वो मार्को को फॉलो किया करता था। इतना ही नहीं, मार्को ही हान का सौतेला भाई है, जिसे साबित करने के लिए उसका नकली डीएनए रिपोर्ट भी निकाला गया। इसका मतलब मार्को का यूं अचानक कोरिया आने से लेकर अभी तक जो जो हुआ वो सब था किम की परिकल्पना। और जिस आदमी को मार्को अभी तक अपना पिता समझ रहा था, वो तो असल में उसके बाबा ही नहीं है। किम के मुंह से ये सब सच सुन मार्को गुस्से में किम से पूछता है, तुमने मुझे क्यों फंसाया इन सब में? किम ने कहा, मैं एक भयानक बीमारी से गुजर रहा हूँ, मेरे पास शायद और ज्यादा समय नहीं, इसीलिए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। ये कहते ही किम को जोरों से खांसी होने लगी। सारी सच्चाई जानने के बाद अब मार्को किम को मारते हुए बोला, मेरा इसमें क्या अच्छा किया है तुमने? तुम तो मुझे यहाँ मरने के लिए लाए थे। किम बोला, हान से जो मुझे पैसे मिले हैं वो पैसे तुम्हारी माँ के इलाज में लगेंगे। दुकान में डकैती करने से अच्छा इस तरह पैसे कमाना अच्छा है। अपनी माँ के इलाज का सुन मार्को शांत हो गया और दंग होकर पूछा, लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की?
तब किम ने कहा, मार्को, मैं भी तुम्हारी ही तरह एक कोपिनो हूँ। मैं भी कभी अपने माँ बाबा से नहीं मिला, इसलिए तुम्हारी तकलीफ मैं समझ पा रहा था। मैंने सोचा जिंदगी में मैंने बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन मरने से पहले कुछ अच्छा करके जाऊं। ये सुन मार्को कुछ और नहीं कह पाता। अब किम मार्को को लेकर वापस फिलीपींस लौट आया। कुछ दिन बाद देखा गया कि मार्को अपनी माँ का इलाज एक अच्छे से अस्पताल में करवा रहा है और दूसरी तरफ उस अनाथ आश्रम को भी बड़ा किया जा रहा है। एक दिन किम मार्को से मिलने आया। किम की खराब तबीयत देख मार्को उसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह देता है, लेकिन किम अपनी दवाई की शीशी दिखाते हुए बोला, वो सब डॉक्टर दिखाकर मेरी बीमारी नहीं ठीक होगी। मेरा तो यही दवाई खाने से सब ठीक रहता है। ये सुनकर मार्को उसका मजाक उड़ाकर चला जाता है, लेकिन मार्को की कही बात से वो चेकअप कराने के लिए एक डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर की बात सुन तो किम के होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें तो कोई बीमारी ही नहीं है, बल्कि तुम तो बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो अपनी दवाई की शीशी दिखाकर बोला, मैं तो यही दवाई खाकर अच्छा रहता हूँ। इस पूरी मूवी में किम हंस रहा था, लेकिन अब डॉक्टर ने हंसते हंसते कहा, ये तो विटामिन की गोलियां है और आपको खांसी जो हो रही है वो इतने सालों बाद सिगरेट छोड़ देने की वजह से हो रही है। ये सुन किम हैरान होकर डॉक्टर को देखता है और इसी एक फनी मोमेंट के साथ ये एक्शन थ्रिलर मूवी भी यही खत्म होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और प्लीज लाइक और शेयर कर दें। हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते और सुनाते रहिए मूवीज ड्राइव। कीप लविंग, बाय बाय एंड टेक केयर।